लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो तबाह होती है, उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के भी पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है उज्जैन, और इसी उज्जैन का एक थाना पड़ता है माधवनगर। माधवनगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है फ्रीगंज, और इसी फ्रीगंज इलाके का रहने वाला है दिलीप शर्मा। दिलीप की पत्नी का नाम है दीपा। दिलीप जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो वहीं उसकी पत्नी दीपा बगल के एक दुकान में साड़ी में पीको और फाल लगाने का काम करती है। चूँकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं 18 मई की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल दिलीप के ही पड़ोस का रहने वाला जितेंद्र पवार जब अपने छत पे जाता है तो देखता है कि दिलीप के घर के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था। जितेंद्र जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, तुरंत ही शोर मचाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को तो देते ही हैं, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी खबर दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस पहुँचती है, आग को काबू में कर लिया जाता है। पर पुलिस जब घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल घर के अंदर ही फर्श पे दीपा का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जो लगभग काफ़ी हद तक जल भी चुका था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दीपा के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चलाया गया था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि दीपा की मौत आग में जलने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में मकान मालिक से पूछताछ करती है तो मकान मालिक पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, दिलीप अपनी पत्नी के साथ लगभग 3 महीना पहले ही मेरे घर में आया था। हालांकि वहाँ पे दिलीप मौजूद नहीं था। पुलिस जब दिलीप के नंबर पर फ़ोन करती है तो फ़ोन भी नहीं लगता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर दीपा के पति दिलीप को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार 2 दिनों के बाद पुलिस को दिलीप के बारे में मालूम चल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब दिलीप को लेकर थाने में पहुंचती है और जब उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दिलीप पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया है। बल्कि दिलीप पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल दिलीप पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दीपा का पति नहीं हूँ, बल्कि उसका प्रेमी हूँ। दीपा शादीशुदा तो है, लेकिन हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। जब इस तरह की बातें कहते हैं, उसके बाद से पुलिस अब दिलीप के ऊपर दबाव डालने लगती है कि आखिरकार दीपा की हत्या किसने किया है। इस पे दिलीप पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, दीपा का मैं ही केवल आशिक नहीं था, बल्कि उसके और भी कई सारे आशिक थे। दीपा के इतने सारे आशिक हैं कि उनको मैं जानता तक भी नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं में से एक है जिसका नाम है धर्मेंद्र गहलोत। धर्मेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो बगल के ही इलाके में अपनी पत्नी के साथ रहता है। दिलीप जब धर्मेंद्र का नाम लेता है, उसके बाद से पुलिस अब धर्मेंद्र के घर पे जाती है। पर पुलिस जब धर्मेंद्र को अपने सामने देखती है तो मालूम चलता है कि उसके हाथ में एक घाव था जिस पे वो पट्टी बांध रखा था। पुलिस उस बारे में कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है, और फिर धर्मेंद्र से दीपा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो धर्मेंद्र भी पुलिस वालों को इधर उधर की बात कहता है, लेकिन पुलिस जब धर्मेंद्र के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू होती है, आखिरकार धर्मेंद्र मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, दीपा की हत्या मैं नहीं किया है। लेकिन धर्मेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। दरअसल दीपा, जो मूल रूप से उज्जैन शहर के जेल रोड की रहने वाली है। दीपा के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 छोटे भाई हैं जो बेहद ही गरीब परिवार से हैं। दीपा भले ही गरीब परिवार से है,
पर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। दीपा जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, मात्र 14 साल के उम्र में ही दीपा के परिवार वाले उसकी शादी राकेश शर्मा से कर देते हैं। राकेश शर्मा जो जिला देवास के गांव जलालखेड़ी का रहने वाला है। दीपा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो राकेश भी अपनी खूबसूरत पत्नी पा करके बेहद ही खुश होता है। दरअसल राकेश अपनी पत्नी की खूबसूरती पे इस कदर से दीवाना हो जाता है कि शादी के बाद से वो घर से बाहर ही नहीं निकलता है, बल्कि दिन रात अपनी पत्नी के ही साथ रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता है। जैसे तैसे 5 साल का समय गुजरता है, लेकिन जब कोई काम धंधा नहीं करता है, आखिरकार राकेश के माता पिता उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि तुम घर से बाहर निकलो और जाके कोई काम धंधा करो। लेकिन राकेश अपनी पत्नी से दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है और घर वाले जब दबाव डालना शुरू करते हैं, इसी बात को लेकर राकेश को अपने ही माता पिता के साथ में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। राकेश को जब अपने परिवार वालों से ही झगड़े तकरार शुरू होता है, उसके बाद से काम धंधा करने की बजाय वो शराब पीने लगता है। और राकेश जब शराब पीने लगता है तो नशे की हालत में अपनी पत्नी दीपा की भी पिटाई करने लगता है। इधर दीपा को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपने ससुराल में रहे कैसे। राकेश जब बार बार शराब पी करके अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है, 5 साल का और समय गुजरता है। जब 10 साल का समय उसके पति के साथ गुजर जाता है, दीपा को भी जब लगता है कि उसका पति सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार एक दिन दीपा फैसला लेती है और अपने मायके चली आती है। चूँकि उसके मायके वाले भी काफ़ी गरीब परिवार से थे, इसीलिए दीपा अपने घर के ऊपर बोझ नहीं बनती है, बल्कि बगल में ही एक दुकान में साड़ी में पीको और फाल का काम करने लगती है। उसके बाद से अपने पति से रिश्ता भी तोड़ लेती है। दीपा भले ही अकेले रह करके कमाने लगती है, अपने परिवार के साथ गुजारा करने लगती है, लेकिन दीपा जब अपने पति से दूर हो जाती है, अब उसे एक मर्द की कमी महसूस होने लगती है। हालांकि आस पड़ोस के लोगों को जब दीपा के बारे में मालूम चलता है, कई लोग दीपा के ऊपर चांस मारते हैं, लेकिन दीपा किसी के हाथ नहीं आती है। दरअसल दीपा एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में होती है जो उसे शारीरिक सुख तो दे ही, साथ ही साथ उसका खर्चा भी उठाए। तभी दुकान पे ही एक दिन दीपा की मुलाकात दिलीप से होती है। दिलीप जो कि ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन दिलीप की पत्नी और दोनों बच्चे गांव में रहते हैं और दिलीप उज्जैन शहर में रहकर ठीक ठाक पैसे कमाता है। दिलीप और दीपा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और माधवनगर में एक किराए का कमरा ले लेते हैं। हालांकि शुरू में समय तो बेहतर तरीके से गुजरता है, लेकिन जैसे ही 5 साल का और समय गुजरता है, इधर दिलीप का भी दीपा से मन भर जाता है। भले ही दिलीप अब बार बार दीपा से मुलाकात करने के लिए नहीं आता है, लेकिन अपने वादे से पीछे नहीं हटता है, बल्कि दीपा का हर खर्चा भी उठाता है। लेकिन दिलीप जब दीपा में इंटरेस्ट लेना कम कर देता है, इधर दीपा एकदम से बेचैन हो जाती है। दरअसल कम उम्र में ही इधर दीपा को सेक्स की ऐसी लत लग जाती है कि अब वो इसके बगैर रह ही नहीं पाती है। इधर बगल के ही रहने वाला धर्मेंद्र गहलोत की पत्नी भी अपनी साड़ी में फॉल लगाने के लिए दीपा को देती है, लेकिन जब साड़ी लाने की बात होती है तो धर्मेंद्र की पत्नी अपने पति को भेज देती है। धर्मेंद्र जब अपनी पत्नी की साड़ी लेने के लिए जाता है और जब पहली बार दीपा को देखता है तो दीपा की खूबसूरती से उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। हालांकि जब उसके तरफ अजीब निगाहों से देखता है तो दीपा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि धर्मेंद्र उसे पसंद करने लगा है। उसके बाद से अब धर्मेंद्र किसी न किसी बहाने से अक्सर दीपा के दुकान पे जाने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो जाती है, बल्कि अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जब मोबाइल नंबर मिल जाता है, दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार धर्मेंद्र और दीपा के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन धर्मेंद्र और दीपा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दिलीप को नहीं मालूम चलता है और आखिरकार एक दिन दीपा धर्मेंद्र को अपने ही घर पे मिलने के लिए बुलाती है। धर्मेंद्र जब दीपा के घर पे जाता है तो पहली बार उसके घर के अंदर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि धर्मेंद्र को ये मालूम था कि दीपा ऑलरेडी शादीशुदा है, इसीलिए एक दिन धर्मेंद्र दीपा से उसके पति के बारे में पूछताछ करता है तो दीपा भी धर्मेंद्र से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल मेरे पति का नाम है दिलीप। लेकिन दिलीप के बारे में जब बताती है, धर्मेंद्र जब दिलीप के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो धर्मेंद्र को भी मालूम चल जाता है कि दिलीप दीपा का पति नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। हालांकि उसके बाद से धर्मेंद्र और दिलीप के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। हालांकि दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, दिलीप को जब मालूम चलता है कि धर्मेंद्र का दीपा के साथ में भी अवैध संबंध चल रहा है, ये जानने के बाद ही
दिलीप विरोध नहीं करता है, बल्कि जब दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ हो जाते हैं उसके बाद से अब दीपा दोनों को एक साथ ही समय देने लगती है और उसके बाद से धर्मेंद्र और दिलीप दोनों मिल करके दीपा का खर्च उठाने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, इधर धर्मेंद्र का भी अब दीपा से मन भर जाता है और वो भी दीपा के पास लगभग जाना कम कर देता है, जिसकी वजह से दीपा का पैर इस प्रकार से फिसल जाता है कि इन दोनों के रहते हुए और भी न जाने कई लड़कों के साथ में दीपा का अवैध संबंध शुरू हो जाता है। दरअसल दीपा जिस मकान में रहती है, धर्मेंद्र और दिलीप जब घर पे नहीं रहते हैं, उसी समय दीपा उन सारे लड़कों को अपने घर पे बुलाती है और अपने घर के अंदर ही मुलाकात करती है। लेकिन कई सारे लड़कों के साथ में दीपा का जब अफेयर शुरू होता है, इस बात की जानकारी धर्मेंद्र को नहीं मालूम चलता है। दरअसल घटना से ठीक लगभग एक सप्ताह पहले ही धर्मेंद्र की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। धर्मेंद्र की पत्नी जब एक बेटी को जन्म दे देती है, उसके बाद से धर्मेंद्र अपनी पत्नी के पास नहीं जा पाता है। जब एक सप्ताह का समय गुजरता है, 17 मई को धर्मेंद्र दीपा के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। हालांकि मिलने के लिए जब कहता है, शुरू में दीपा तो इनकार करती है, लेकिन धर्मेंद्र जब अपनी जीत पे उतर जाता है, आखिरकार दीपा मान जाती है और शाम के वक्त अपने घर पे बुलाती है। धर्मेंद्र जब दीपा से मुलाकात करने के लिए जाता है तो पहले उसे लेकर के मार्केट में जाता है। मार्केट से जा कर के कुछ मांस खरीदता है और कुछ शराब की बोतल खरीदता है। लेकिन दोनों जब मार्केट में पहुंचते हैं, तभी शायद दीपा का कोई प्रेमी उसके नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। तभी धर्मेंद्र के सामने ही दीपा उससे कहती है कि आज मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए तुम मेरे घर पे न आओ। धर्मेंद्र को लगता है कि शायद उस वक्त दिलीप ने फ़ोन किया होगा, इसीलिए बिना दीपा को बताए ही जब दिलीप के नंबर पर फ़ोन करता है तो दिलीप कहता है कि मैंने दीपा के नंबर पर फ़ोन ही नहीं किया था, जिसकी वजह से धर्मेंद्र को ये पूरा यकीन हो जाता है कि शायद दीपा का और भी कई लड़कों के साथ में अफेयर चल रहा है। इस बारे में जब दीपा से पूछताछ करता है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर धर्मेंद्र का मूड इस प्रकार से ख़राब हो जाता है कि वो दीपा के घर जाने के बजाय अपने घर चला आता है। अपने घर पे तो पहुंच जाता है, लेकिन रात्रि के जब 10 बज जाता है, आखिरकार धर्मेंद्र दीपा के बगैर नहीं रह पाता है और करीब 11 बजे के आसपास दीपा के घर पे चला जाता है। लेकिन दीपा के घर पे पहुंचता है तो मालूम चलता है कि उसने अपने पैसों से जो मांस और शराब खरीदा था, वो सब कुछ दीपा अपने 2 प्रेमियों को घर पे बुलाकर ख़त्म कर चुकी थी। धर्मेंद्र को जब ये सारी सच्चाई मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही घर के अंदर से एक तेज़धार हथियार को निकाल करके लाता है और उसी हथियार से दीपा के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से दीपा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दीपा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से धर्मेंद्र कई घंटों तक दीपा की डेड बॉडी के बगल में ही बैठा रहता है और सोचते रहता है कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। सुबह का जब 4 बज जाता है, आखिरकार धर्मेंद्र दीपा की डेड बॉडी को फर्श पे रख देता है और बेड पे जो गद्दा होता है, उस गद्दे को लाकर उसके डेड बॉडी के ऊपर रख देता है। साथ ही साथ बगल में सिलेंडर भी ला करके रख देता है और उसके ऊपर तेल छिड़कने के बाद उसे आग के हवाले कर देता है और फिर चुपके से उसके घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पहुंच जाता है। वाकई में धर्मेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस धर्मेंद्र के ही तहरीर पे दिलीप को तो छोड़ देती है, लेकिन धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोनू यादव। मोनू यादव जो रुद्रपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम तो वैसे बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरब में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं राम मिलन। राम मिलन जो लुधियाना पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अकमल खान। अकमल खान जो किशनगंज बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।